हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लेके आए हैं आज तो क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट चैप्टर को। आइए जानिए कि बिजनेस फाइनेंस है क्या। किसी भी बिजनेस की सक्सेस सिर्फ आइडिया पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। आइडिया तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बात पर डिपेंड करती है कि पैसा कितनी स्मार्टली इन्वेस्ट और अरेंज किया गया है बिजनेस में। इसी पैसे को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस के इसमें 3 सिचुएशन होती है मेन। पहला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, दूसरा उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए, जैसे आपके डेली एक्सपेंस हो गए, सैलरी हो गए, बिल हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, और तीसरा चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। चलो इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो राहुल एक बेकरी स्टार्ट करता है, उसको अवन खरीदना है, ठीक है, उसको शॉप रेंट पे भी लेनी है, उसको इंग्रेडिएंट्स भी खरीदने हैं और उसको अपने वर्कर को सैलरी भी देनी है। ये सब बिजनेस फाइनेंस से होता है। फ्यूचर में अगर वो कोई और ब्रांच खोलना चाहता है तो उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए होगा। इसलिए एडिक्वेट फाइनेंस जो है ना, वो बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लो, बिजनेस आइडिया जो है वो इंजन है और जो फाइनेंस है वो फ्यूल है, और जो गाड़ी है वो पैसे के बिना वो चल ही नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो बच्चों, अगर सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसे को सही तरीके से अरेंज करना, उसको अच्छे से यूज़ करना और कंट्रोल करना, ताकि कंपनी बिना प्रॉब्लम के जो है चल सके। जैसे घर चलाने में इनकम और खर्च का बैलेंस रखना पड़ता है ना, ऐसे ही बिजनेस में भी पैसा प्लान करके यूज़ किया जाता है। इसमें देखो 3 चीज़ें आती हैं। पहली आती है फंड्स का प्रोक्योरमेंट, यानी कि पैसा कहाँ से आप लाओगे। लोन से लाओगे, शेयर इशू करके लाओगे, या अपनी खुद की सेविंग लगाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। दूसरा है फंड्स का यूटिलाइजेशन, यानी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे। शॉर्ट टर्म में पैसा ऐसा इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म एसेट में करोगे। जैसे आपने मशीन खरीद रही या रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप अपना पैसा कहाँ लगाओगे। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रॉफिट्स को ओनर्स या शेयर होल्डर्स तक कैसे पहुंचाओगे, कितना पहुंचाओगे। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को वापस दिया जाता है, तो कितना देना है, कितना रखना है, तो वो इसमें डिसाइड किया जाता है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली वो डिसीजन होते हैं जो कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज, ग्रोथ और साइज को अफेक्ट करते हैं, और ये सब फ्यूचर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखकर डिसाइड किया जाता है। तो एंड में सिंपल लाइन याद रखो, राइट मनी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और उसके रोल्स की और उसके इंपॉर्टेंस की। देखो बच्चों, सिंपल वर्ड्स में कंपनी का पैसा कैसे आएगा, कहाँ लगेगा और कितना रिटर्न देना है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। किसी भी कंपनी के लगभग सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो फाइनेंस डिसीजन से इफेक्ट होती है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीन्स, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। कंपनी कितना इन्वेस्ट करेगी और किस चीज़ पर करेगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लेट्स से अगर एक स्कूल है, वो स्मार्ट बोर्ड लगाना चाहता है, अगर वो सही प्लानिंग से लगाता है तो एडमिशन बढ़ सकते हैं। अगर उसने गलत डिसीजन है तो पैसा वेस्ट भी हो सकता है। दूसरी तरफ करंट एसेट्स जैसे कि कैश, स्टॉक्स और रिसीवेबल, उधार, ठीक है, तो उनका अमाउंट भी फाइनेंस पर डिपेंड करता है। कंपनी को कितना कैश रखना चाहिए अपने पास, कितना माल स्टॉक में फंसाना चाहिए, और कस्टमर्स को क्रेडिट कितना देना है, नहीं देना है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, शॉप में अगर आपने लेट से ज़्यादा माल रख लिया तो बिक नहीं पाया, तो वो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करता है कि कंपनी को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उठाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन जो है ना, वो सेफ होते हैं लेकिन वो महंगा पड़ता है, जबकि जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो सस्ता होता है लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के बीच जो है ना, सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार शोरूम की बात करें, वो सीजनल डिमांड के लिए शॉर्ट टर्म लोन जो है वो ले सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, वो होता है पैसा आपने लोन से लेना है या शेयर से लेना है। देखो, लोन ज़्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर शेयर ज़्यादा होंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो ओनर्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए डेब्ट, डिबेंचर्स और इक्विटी का सही कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक काम है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं स्टार्टअप वाले हैं, तो वो इन्वेस्टर से पैसा उठाता है या बैंक लोन लेता है, तो ये एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी
एक फाइनेंशियल डिसीजन से जो है वो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है और डिविडेंड है, सब के सब जो है फाइनेंस डिसीजन पर डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड्स में समझो इसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने कम कॉस्ट पर पैसा उठाना है और उसको सही जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो कंक्लूजन इसका देखो सिंपल है, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस को सक्सेसफुल बना देगा और गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बिजनेस को डुबा देगा, उसको लॉस तक ले जाएगा। तो अगला टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। देखो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना, जो ओनर होते हैं कंपनी के, उनकी वेल्थ को आपने मैक्सिमाइज करना है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपनी का एम होता है कि जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, पैसा लगाया है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लेट से 100 रुपये में खरीदे हैं और अगर वो 180 रुपये का हो गया तो आपकी वेल्थ जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है ना वो शेयर मार्केट के प्राइस से मेजर होती है। मतलब जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतनी ही शेयर होल्डर की वेल्थ भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस होता है कंपनी की परफॉर्मेंस और प्रॉफिट को इम्प्रूव करना, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले। शेयर प्राइस तब बढ़ेगा जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, सफिशिएंट कैश फ्लो जो है वो मेंटेन करेगी, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करेगी और अपने लोन को और अपने कमिटमेंट को टाइम पर चुका पाएगी, पे कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी हर साल प्रॉफिट दिखा रही है और डिविडेंड भी दी जा रही है तो लोग उसके शेयर्स खरीदना पसंद करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइस और ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा। जब ये सब चीज़ें सही होती है ना तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल है ओनर्स को मैक्सिमम वैल्यू देना, यानी कि पैसा ऐसे मैनेज करना कि कंपनी ग्रो करे और शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं जो कि हर फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। क्या है वो? पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कंपनी अपना पैसा लगाए कहाँ, कौन से एसेट खरीदे, कौन से इक्विपमेंट खरीदे ताकि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिले। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि कंपनी अपना पैसा जो है ना वो अरेंज कहाँ से करे, कहाँ से उठाए, लोन ले, शेयर इशू करे, क्या करे। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है, लाभांश, उसमें से कितना शेयर होल्डर्स को दिया जाए और कितना बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट किया जाए। अब इन तीनों डिसीजंस को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन से फैक्टर है वो पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कंपनी ये चेक करती है कि जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में रेगुलर कैश जनरेट करेगा, क्या लगातार पैसा बनाएगा, माल आएगा आपके पास या नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस को डेली एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल। दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीधा सा लॉजिक है, जहां से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करेगी। जैसे लेट से प्रोजेक्ट ए में आपको 10% रिटर्न आ रहा है, प्रोजेक्ट बी में आपको 15% रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट बी आपके लिए बेटर चॉइस होगी। तीसरा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखो बच्चों, इसमें लेबर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजी आपकी साइट पे अवेलेबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल आपका अवेलेबल है या नहीं फैक्ट्री के पास, मशीनरी आपकी फीजेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आप प्रॉफिट नहीं देख सकते, प्रैक्टिकल कंडीशन भी आपको देखनी पड़ती है कि काम चल पाएगा या नहीं। तो फाइनेंस मैनेजर का मेन काम ये है कि सारे ऑप्शंस को कंपेयर करो और कंपनी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, उनको बेस्ट जगह, बेस्ट प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करो। तो यूजुअली मैनेजर वही प्रोजेक्ट जो है प्रेफर करता है जिसमें कैश फ्लो भी जल्दी है, जिसका रिटर्न भी ज़्यादा हो और जिसका रिस्क जो है वो मैनेजेबल हो। तो इन दी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता है। सही इन्वेस्टमेंट कंपनी को सक्सेस तक ले जाएगा और गलत इन्वेस्टमेंट कंपनी को डुबा भी सकता है। इसलिए कहते हैं वेयर टू इन्वेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच टू इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस की। दूसरा डिसीजन देखो, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखो सिंपल वर्ड्स में समझो इसे, फाइनेंसिंग डिसीजन है कि किसी कंपनी को पैसा कहाँ से उठाना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, कितना लाना चाहिए। देखो बिजनेस को पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, एक्सपेंशन के लिए, मशीन्स के लिए और डेली ऑपरेशंस के लिए भी पैसा चाहिए। ये पैसा शेयर इशू करके या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या बैंक लोन से आ सकता है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना पैसा ओनर्स फंड से आएगा और कितना पैसा जो है वो बोरोड फंड से आएगा। देखो कंपनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 टाइप के सोर्स होते हैं, ओनर फंड और दूसरा है बोरोड फंड। ओनर फंड में आता है आपका शेयर्स आते हैं, ठीक है,
और रिटेन्ड अर्निंग आती है, यानी कि ओनर्स का लगाया हुआ पैसा या प्रॉफिट का सेव्ड हिस्सा। ठीक है। बोरोड फंड में आपके आते हैं आपके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बैंक लोन, यानी कि बाहर से ब्याज पर, इंटरेस्ट पर लिया हुआ पैसा। ठीक है। डेब्ट को जनरली चीपेस्ट सोर्स माना जाता है क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन उसमें रिस्क भी होता है क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट टाइम पर नहीं दिया तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, तो उसको देना कंपलसरी होता है। इसलिए फाइनेंसिंग डिसीजन डायरेक्टली कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को अफेक्ट करता है। अब समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है। पहला है कॉस्ट। कंपनी हमेशा वहां से पैसा उठाएगी जहां से पैसा उठाना उसको सस्ता पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है रिस्क। बोरोड फंड्स में रिस्क ज़्यादा है डिबेंचर में, क्योंकि इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है वो उसमें फिक्स्ड होती है, आपको देनी ही देनी पड़ती है। जबकि ओनर्स फंड में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती, प्रॉफिट होगा तभी आप डिविडेंड दोगे वरना नहीं दोगे। फाइनेंस मैनेजर कॉस्ट और रिस्क का बैलेंस देखकर ही वो डिसीजन लेता है। तीसरा फैक्टर है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेबल है, पैसा आ रहा है, सेल हो रही है, तो वो इजीली लोन ले सकती है और इंटरेस्ट जो है वो डेब्ट का वो पे कर सकती है। लेकिन अगर कैश फ्लो कंपनी का वीक है तो कंपनी को ओनर्स फंड पर ही वो प्रेफर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर्स, ताकि रीपेमेंट का प्रेशर जो है वो ना आए। चौथा फैक्टर है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर एग्जिस्टिंग ओनर्स बिजनेस का कंट्रोल जो है ना वो लूज नहीं करना चाहते तो वो शेयर इशू करने की बजाय वो लोन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि शेयर इशू करने से ओनरशिप जो है ना वो डाइल्यूट हो जाती है, मिक्स हो जाती है। एक और फैक्टर होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि सिक्योरिटीज को इशू करने का खर्चा। जैसे आपका हो गया, आपका ब्रोकर की कमीशन हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, लीगल खर्चे हो गए, लीगल एक्सपेंसेस हो गए। कंपनी वो ऑप्शन चूज करती है जिसमें ये कॉस्ट जो है वो कम हो। साथ ही फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंपनी के ऑलरेडी फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है तो उसको लोन लेने से बचना चाहिए। देखो, क्योंकि इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा बर्डन जो है बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आखिरी फैक्टर है कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है। देखो, अगर मार्केट हरी भरी है, बूम होता है मार्केट में, है ना, तो लोग शेयर खरीदने के लिए भागते हैं, तो उस टाइम कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट स्लो है, मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं ताकि उनका पैसा ना डूबे। तो उस टाइम पैसा वो डेप्ट में पैसा जो है वो लगाते हैं, डेप्ट की डिमांड उस टाइम बढ़ जाती है। तो कंक्लूजन इसका सिंपल है, फाइनेंसिंग डिसीजन का एम होता है कि कम कॉस्ट पर पैसा रेस करना, रिस्क को कंट्रोल करना और बिजनेस का कंट्रोल जो है उसको भी मेंटेन करना। इसी बैलेंस को अचीव करना ही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन की। देखो, जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, प्रॉफिट का एक पार्ट जो है ना फिक्स पेमेंट में चला जाता है। जैसे आपने क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स को पहले आप पेमेंट देते हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे दी, फिर आपने टैक्स भी दे दिया। इसके बाद भी जो पैसा बचता है ना वो उसको कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। उस रेजिडुअल प्रॉफिट में से भी उसको मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि इस बचे हुए प्रॉफिट में से कितना पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में वापस दिया जाए और कितना पैसा जो है वो बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में बचा के रखा जाए। तो एग्जाम्पल से आप इस बात समझो, मानो एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेंशन हम करेंगे, तो वो 6 करोड़ तो बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करेगी और 4 करोड़ रुपए जो है वो डिविडेंड वापस बांट देगी। लेकिन अगर कंपनी मैच्योर स्टेट में है, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है उसकी कम है, उसे एक्सपेंड नहीं करना, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट जो है डिविडेंड को कर सकती है। तो बढ़ते हैं अगले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वो क्या है। देखो, सबसे पहला है कमाई क्या है आपकी। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंपनी की कमाई ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा बांटेगी। सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि डिविडेंड होता है लाभांश, लाभ का अंश। जब लाभ ज़्यादा है तो उसका अंश भी वो ज़्यादा दे पाएगी। और अगर प्रॉफिट कम होगा और लॉस होगा तो डिविडेंड नेचुरली कम या ज़ीरो हो सकता है। इसलिए अर्निंग जो है ना वो डिविडेंड का एक बेसिक फाउंडेशन होती है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग।
जिन कंपनियों की इनकम जो है ना हर साल स्टेबल सी रहती है, एक सी रहती है, वो कंपनी कॉन्फिडेंटली रेगुलर डिविडेंड दे सकती है। लेकिन जिनकी अर्निंग फ्लक्चुएट करती है, फिक्स नहीं है, वो कंपनी जनरली लो डिविडेंड जो है वो देती हैं ताकि फ्यूचर के रिस्क जो है वो मैनेज हो सके। तीसरा है कैश फ्लो पोजीशन, कैश कितना है। प्रॉफिट होना आपके पास इनफ नहीं होता, कैश अगर आपके पास हो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। डिविडेंड हमेशा कैश में से दिया जाता है, इसलिए अगर कंपनी के पास फालतू कैश पड़ा है, सफिशिएंट कैश है, तो वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। चौथा फैक्टर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखो ग्रोइंग कंपनीज है ना, वो यूजुअली प्रॉफिट को रिटेन करती है ताकि नए प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा सके और फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। जबकि जो पुरानी कंपनी है ना, ये सेटल्ड कंपनी है, मैच्योर है, जिनके पास लिमिटेड ग्रोथ ऑप्शन है, उन्हें नहीं एक्सपेंड करना, वो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? इन्वेस्टर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल डिविडेंड पसंद करता है, इसलिए कंपनी डिविडेंड तभी बढ़ाती है जब उन्हें फ्यूचर अर्निंग पर कॉन्फिडेंस होता है। सिर्फ एक साल के प्रॉफिट के बिहाफ पर वो डिविडेंड जो है वो नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, वो क्या चाहते हैं। रिटायर्ड या इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स रेगुलर डिविडेंड प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें करंट इनकम के साथ साथ ना एक साइड इनकम भी चाहिए होती है, इस बात को समझो। लेकिन जो यंग होते हैं ना, वो ग्रोथ के लिए रिटेन्ड अर्निंग को प्रेफर करते हैं ताकि फ्यूचर में शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ सके। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर कंपनी इजीली मार्केट से पैसा उठा सकती है तो वो डिविडेंड देने में कंफर्टेबल होती है। लेकिन अगर फंड्स लाना डिफिकल्ट है तो कंपनी प्रॉफिट्स को रिटेन करना ही प्रेफर करेगी। इसके अलावा है लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड लोन एग्रीमेंट्स। देखो लॉ के अकॉर्डिंग डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट से ही दिया जा सकता है और कभी कभी लेंडर्स भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि लोन रीपे होने तक, जब तक आप लोन नहीं चुका पाते हैं तब तक आप ज़्यादा डिविडेंड मत दो। और फाइनल है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखो डिविडेंड इंक्रीज को एक क्वालिटी सिग्नल माना जाता है और इससे शेयर प्राइस भाग सकता है, जबकि डिविडेंड डिक्रीज एक नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। तो फाइनली डिविडेंड डिसीजन एक बैलेंस है प्रेजेंट रिवॉर्ड और फ्यूचर ग्रोथ के बीच का। फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि शेयर होल्डर्स को अभी कभी कितना बेनिफिट दिया जाए और कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कितना प्रॉफिट रिटेन किया जाए। इसी बैलेंस को अचीव करना ही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल वर्ड्स में इसको समझो कि बिजनेस को कितने पैसे की ज़रूरत होगी और वो पैसा कहाँ से आएगा, इसकी पहले से प्लानिंग करना। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपने कौन सी मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, एक्सपेंशन करना है। जबकि जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग वर्किंग कैपिटल, वो रोजाना के एक्सपेंसेस और बजट से रिलेटेड होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बिजनेस का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर बनाने से पहले एक मैप बनाते हो, तो वैसे ही बिजनेस चलाने से पहले आपको फाइनेंस का प्लान बनाना पड़ेगा। इसका मेन एम है कंपनी के पास जो है ना, वो राइट टाइम पर राइट पैसा जो है, सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ताकि उसका जो काम धंधा है, उसके जो ऑपरेशन है, वो स्मूथली चल सके और पैसों की कभी शॉर्टेज ना हो। तो साथ में ये भी इंश्योर करता है कि अननेसेसरी हम जो है कहीं ज़्यादा फंड तो रेज नहीं कर लिया आपने मार्केट से, ज़्यादा पैसा भी नहीं उठाना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? जो इसका जो प्रोसेस है ये यूजुअली सेल्स फोरकास्ट से स्टार्ट होता है। देखो कंपनी अंदाजा लगाती है पहले कि फ्यूचर में हम कितनी सेल कर सकते हैं। लेट्स से कंपनी सोचती है कि हम अगले 5 सालों में हम 50% हमने बढ़ाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही फंड्स की प्लानिंग भी करेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी ताकि पता चल सके कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना। इससे कंपनी को आइडिया मिलता है कि कितना पैसा प्रॉफिट से इंटरनली अरेंज हो सकता है और कितना उसे बाहर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, कितना बाहर से रेस करना पड़ेगा। फिर फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि जो एक्सटर्नल फंड है वो हम डेब्ट से उठाएं या इक्विटी से उठाएं, और अगर हमारे कोई शॉर्ट टर्म नीड्स हैं तो उनके लिए भी हम कैश बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस है ना, वो इजीली हैंडल हो सकें। हाँ जी, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है जब भी आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरा है कंपनी अननेसेसरी फंड्स जो है वो उठाए ना, क्योंकि एक्सेस फंड जो है ना वो भी प्रॉब्लम रेस कर सकते हैं।
अगर आपका पैसा आइडल पड़ा है, खाली पड़ा है, तो उस पर भी आपकी कॉस्ट लगती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। लेट्स से अगर आप फालतू के डिबेंचर आपने उठा लिए तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। देखिए, सबसे पहला है कि कंपनी को फ्यूचर के लिए रेडी बनाता है। लेट्स से अगर किसी कंपनी को लगता है कि सेल्स जो है 20% बढ़ेगी, तो वो 10% और 30% ग्रोथ के सिनारियोज भी साथ में प्लान करेगी, ताकि किसी भी सिचुएशन में उससे शॉक ना लगे। इसी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट भी करती है। प्रोडक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, ये सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं क्योंकि सबको क्लियर पॉलिसीज मिल जाती हैं। लेट्स से अगर सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है कि नेक्स्ट ईयर डिमांड हमारी 20% बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट प्लान तैयार करेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसी हिसाब से पैसा अरेंज करेगा। इससे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम होगी और जो प्लानिंग की जो गैप है ना, वो कम हो जाएंगे। अगला हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रेजेंट से फ्यूचर से कनेक्ट करती है। कैसे? देखो, आज जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, उनका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये प्लानिंग क्लियरली दिखाती है। लेट्स से अगर कंपनी आज न्यू टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रही है आज, तो शायद उसकी शॉर्ट टर्म कॉस्ट तो बढ़ जाए, लेकिन फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ज़रूर बढ़ेगा। तो इस तरह लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेने में है जो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच जो है एक स्ट्रॉन्ग लिंक जो है वो बनाती है। देखो, कंपनी को पहले ये डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर ये प्लान करना होता है कि पैसा आएगा कहाँ से, शेयर से आएगा, लोन से आएगा, डिबेंचर से आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से आएगा, कहाँ से आएगा। लेट्स से एग्जांपल लो इसका, अगर कंपनी नई फैक्ट्री लगा रही है तो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड करेगी कि कितना लोन लेना सेफ रहेगा और कितने ओनर्स फंड यूज़ करने चाहिए। लास्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को ईजी बना देता है। देखो, जब टारगेट क्लियर होते हैं ना, तो कंपनी ईजिली कंपेयर कर सकती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लानिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग चैप्टर है ना बिजनेस स्टडीज़ का, वो आ जाता है। लेट्स से अगर प्लान था कि हमें जो है सेल 10 करोड़ की करेंगे, सेल हुई 8 करोड़ रुपए की, तो मैनेजमेंट रीज़न एनालाइज कर सकता है और इम्प्रूवमेंट कर सकता है उसके हिसाब से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना बिजनेस करना उतना ही मुश्किल है जितना कि बिना मैप के सफ़र करना, बिना गूगल मैप के किसी डेस्टिनेशन पर जाना। अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब सीधा है, कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए डेब्ट, लोन और इक्विटी, ओनर्स फंड का कितना प्रपोर्शन किस रेशियो में यूज़ कर रही है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब पैसा कितना उधार का है और पैसा कितना ओनर्स का है। हर कंपनी का एम होता है कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करो जो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करे और शेयर प्राइस को भी बढ़ाए। देखो, डेब्ट और इक्विटी ना, दोनों का नेचर अलग है। डेब्ट सस्ता होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है और उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट देना एक लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं दिया तो आप फंस जाओगे। अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाई तो लेंडर्स जो हैं वो कंपनी के एसेट्स को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी तरफ इक्विटी जो है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन कंपनी के लिए सेफ होता है। क्यों? क्योंकि लॉस होने पर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। इसी बैलेंस को समझाता है और इसी बैलेंस को समझना ही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब आता है कंसेप्ट फाइनेंशियल लीवरेज का या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। देखो, इसका सीधा सा मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का रेशो कितना है। सिंपल है, अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो डेब्ट लेने से शेयर होल्डर की अर्निंग जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो डिबेंचर के इंटरेस्ट से कम है तो डेब्ट लेने से लॉस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। इसलिए जो डेट है ना, लोन है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है। सही यूज़ किया तो फ़ायदा है और अगर इसका गलत यूज़ किया तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, इस कंपनी में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 7 लाख रुपए तीनों सिचुएशन में, 1, 2, 3 तीनों सिचुएशन में कंपनी ने 50 लाख रुपए मार्केट से उठाए, 50 लाख रुपए। कभी डेब्ट से ज़्यादा उठाए, कभी इक्विटी से ज़्यादा उठाए।
तीनों सिचुएशंस में कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% है, क्योंकि 7 लाख रुपए वो 50 लाख रुपए का 14% है। तो डिफरेंस सिर्फ तीनों एग्जाम्पल में कैपिटल स्ट्रक्चर का ध्यान देना। मैंने पहले बताया कि तीनों एग्जाम्पल्स में कंपनी ने 50 लाख रुपए मार्केट से उठाए। पहली सिचुएशन की अब हम बात करते हैं, कंपनी ने इसमें कोई डेप्ट नहीं लिया, सारा पैसा शेयर से उठाया। 50 लाख रुपए उठाए हैं, 5 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख। अब देखो इसकी कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट कोई है नहीं, टैक्स हमने 30% टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 4,90,000 रुपये। अब हमने इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया 5 लाख से, तो हमारा ईपीएस आया 0.98, 98 पैसा हमारी ईपीएस आ गई। पर शेयर हमें 0.98 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके पास 10,000 शेयर है, तो आपने इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको 9,800 रुपये का आपको साल में कंपनी डिविडेंड दे देगी। दूसरे एग्जांपल में कंपनी ने इसमें 40 लाख रुपए तो शेयर से उठाए, 10 लाख रुपए जो है वो डिबेंचर से उठाए हैं। अब कंपनी ने जो 10 लाख के डिबेंचर उठाए हैं उसमें 10% आपने उसका इंटरेस्ट दे दिया 1 लाख रुपए, बच गया 6 लाख रुपए। इसमें से आपने 30% टैक्स घटा दिया, तो आपका आ गया 4,20,000 रुपये। 4,20,000 को आपने 4 लाख शेयर से डिवाइड कर दिया, तो ईपीएस आ गया 1 रुपये 5 पैसे, ठीक है जी। अब ईपीएस बढ़ गया क्योंकि आपने डिबेंचर बढ़ा दिया, ठीक है। थर्ड सिचुएशन में कंपनी ने 50 लाख में से 30 लाख के तो 30 लाख रुपए शेयर से उठाए, 20 लाख रुपए डिवेंचर से उठाए, याद रखना इस बात को। अब 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमने इसमें से लेस किए, बच गए 5 लाख रुपए। 30% हमने इसमें से टैक्स रिड्यूस कर दिया, तो 30% 1.5 लाख रुपए आपने काट दिया, तो अमाउंट आ गया 3,50,000 रुपए, जो कि आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ठीक है। देन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 लाख से, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, ठीक है। तो इसमें ईपीएस आ गया 1.16। तो आप इसमें एक चीज देखो कि खाने वाले जितने कम हैं उनके हिस्से में उतना ज़्यादा शेयर आ रहा है। इस कंसेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, मतलब डेप्ट का यूज करके शेयर होल्डर्स की अर्निंग को, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, अगर बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाए या मार्केट डिप्रेशन में चले जाए तो इंटरेस्ट देना फिर भी कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए डबल एज सॉर्ड कहते हैं। तो डेप्ट कभी कभी कंपनी को लॉस में भी लेके जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि बूम पीरियड में ज़्यादा डेप्ट को यूज़ करो, लेकिन अगर मार्केट डिप्रेशन में है ज़्यादा आपको इक्विटी फिर उसमें इशू करनी है। तो कंक्लूजन सिंपल है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जो रिस्क को कंट्रोल करते हुए शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। मतलब ना ज़्यादा अपने डेप्ट पे जाना है, ना ज़्यादा अपने इक्विटी पर जाना है। परफेक्ट बैलेंस ही सक्सेस का एक सीक्रेट है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, उसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस के लिए पैसा लोन से कितना उठाए और शेयर से कितना उठाए, यानी कि डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए। इस डिसीजन को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी श्योर है कि उसके पास रेगुलर पैसा आता रहेगा तो वो लोन ले सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट और ईएमआई टाइम पर पे हो जाएगी। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी को हर महीने बिल का पैसा मिलता है, तो वो लोन ले सकती है। लेकिन अगर कोई नया स्टार्टअप है, उसकी इनकम ही फिक्स नहीं है, उसके लिए लोन रिस्की हो सकता है, इसलिए वो शेयर इशू करेगा। अब आता है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक सिंपल आइडिया बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट कितने इजीली पे कर सकती है। लेट्स से अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, ठीक है, और इंटरेस्ट 2 लाख रुपए देना है, तो टेंशन नहीं है इस बात में। लेकिन अगर प्रॉफिट सिर्फ 3 लाख रुपए है और इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, तो ये रिस्की हो गया। मतलब हाई आईसीआर मतलब सेफ डेप्ट, लो आईसीआर मतलब रिस्की डेट। इससे अगला स्टेप है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, यानी कि डीएससीआर। ये चेक करता है कि कंपनी इंटरेस्ट के साथ लोन का जो प्रिंसिपल है वो रीपे कर सकती है, नहीं कर सकती। लेट्स से अगर कंपनी को टोटल 5 लाख लोन पेमेंट करना है, ठीक है, और उसके पास 10 लाख रुपए कैश प्रॉफिट पड़ा है, तो ये सेफ है। लेकिन अगर सिर्फ 4 लाख रुपए पड़े तो इस बात में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बैंक लोन देने से पहले डीएससीआर चेक करती है, ठीक है।
चौथा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI। ये बताता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट कमा रही है। गोल्डन रूल इसमें याद रखो, अगर कंपनी लोन पर 10% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, और बिजनेस से 18% कमा रही है, 18%, तो लोन लेना फायदेमंद है। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ 8% कमा रही है और इंटरेस्ट 10% दे रही है ना, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगला है कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो कंपनी लोन लेगी, लेकिन अगर लोन बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रिस्क इससे बढ़ेगा और शेयर होल्डर जो है रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर या डिबेंचर इशू करने में कुछ लीगल खर्चे, लीगल फीस, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बैंक लोन लेना कभी कभी ईजी और सस्ता पड़ता है। अगला फैक्टर है रिस्क। अगर बिजनेस आपका स्टेबल है, जैसे आपका फूड प्रोडक्ट का काम है, मेडिसिन का काम है, स्कूल का काम है, तो डेट लेना सेफ है। लेकिन अगर बिजनेस आपका रिस्की है ना, जैसे आप फैशन का काम करते हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इक्विटी आपकी बेटर है, क्योंकि फिक्स्ड पेमेंट का चक्कर इसमें जो है वो नहीं रहता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, कंपनी फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए ना थोड़ी बोरोइंग कैपेसिटी बचा के रखना चाहती है, मतलब आज ही पूरा लोन जो है ना उसकी लिमिट पूरी यूज़ नहीं करती है। अगला फैक्टर है कंट्रोल। देखो, लोन लेने से ओनरशिप जो है वो शेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन शेयर इशू करने से नए शेयर होल्डर आ जाते हैं और प्रमोटर्स का कंट्रोल जो है ना वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए प्रमोटर्स कंट्रोल बचाने के लिए डेप्ट जो है, डिबेंचर जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनका शेयर ना घुले। अगला है रेगुलेटरी रूल, ये भी मैटर करते हैं। शेयर इशू करने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जबकि लोन के अपने बैंकिंग रूल होते हैं, जहाँ पर प्रोसेस आसान होता है। कंपनी वही प्रोसेस जो है चुन लेती है, सिलेक्ट कर लेती है। स्टॉक मार्केट कंडीशन भी डिसीजन को इफेक्ट करती है। अगर मार्केट बूम फेस में होती है तो इन्वेस्टर शेयर खरीदना चाहता है, तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर देती है। लेकिन जब रिसेशन का टाइम आता है ना, जब मार्केट पिटी हुई होती है, उस टाइम इन्वेस्टर जो है सेफ रिटर्न देखता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो कंपनी उस टाइम लोन या डेप्ट प्रेफर करेगी। कुछ कंपनी इंडस्ट्री पैटर्न भी फॉलो करती है, जैसे अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखती है, मतलब वो कॉपी करती है कि सब वो कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन ये हर बार ब्लाइंडली आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंपनी की सिचुएशन दूसरी कंपनी से अलग होती है। लास्ट है टैक्स रेट। लोन का इंटरेस्ट रेट टैक्स से माइनस हो जाता है, इसलिए जब टैक्स रेट हाई होता है ना, तो कंपनियां लोन लेना पसंद करती है एंड वाइस वर्सा, ताकि टैक्स जो है वो कम देना पड़े। देखो, एंड में बहुत सिंपल बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन एक बैलेंस बनाने का एक प्रोसेस है। कंपनी को एक ऐसा मिक्सचर चूज करना होता है कि जहां पर रिस्क भी कंट्रोल में रहे और प्रॉफिट भी शेयर होल्डर्स का मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें पढ़ेंगे क्या होता है फिक्स कैपिटल। देखो, समझो इस बात को पहले कि फिक्स कैपिटल है क्या। देखो, फिक्स कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने में लगाती है, जैसे कि फिक्स एसेट्स, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया। मतलब जो एसेट बार बार नहीं खरीदे जाते ना, बल्कि एक बार इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम यूज किए जाते हैं, उनको हम फिक्स एसेट कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि हर कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि कंपनियों के जो काम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, हर कंपनी एक नहीं होती। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। देखो, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप काम धंधा क्या करते हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो देखो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि उन्हें मशीन ज़्यादा चाहिए, उन्हें फैक्ट्री में पैसा लगाना है, इक्विपमेंट में लगाना है, मशीन में लगाना है। लेकिन जो ट्रेडिंग कंपनी है, जो इधर से लेके उधर बेचती है, गुड्स और सर्विसेज हो गई, गुड्स हो गए इधर से लेके उधर बेच दिए, उन्हें मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनका फिक्स कैपिटल जो है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको तो करोड़ों रुपए की मशीनरी चाहिए, लेकिन एक मोबाइल शॉप को सिर्फ शोरूम चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। जितना बड़े लेवल का आपका बिजनेस होगा, धंधा होगा, उतना ज़्यादा आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी। लेट्स से एक स्मॉल बेकरी को तो 2 ओवन चाहिए,
लेकिन एक बहुत बड़ी बिस्किट फैक्ट्री को तो कई सारी मशीनरी जो है वो चाहिए होती हैं। तीसरा है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप सामान कैसे बना रहे हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो, मतलब मशीनों से सामान बनाते हो, तो आपके पैसे जो है वो ज़्यादा लगेंगे, फिक्स कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर आप लेबर इंटेंसिव काम करते हो, लेबर से सामान बनवाते हो, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम लगेगा। जैसे कि अगर आप फर्नीचर शॉप है आपकी, तो उसमें आपका पैसा कम लगेगा क्योंकि उसमें मशीनें कम होंगी। लेकिन अगर आप एक ऑटोमेटेड फर्नीचर फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पर आपकी मशीनें ज़्यादा लगेंगी, हेंस आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगला है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, जिस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है ना, वहाँ पर कंपनियों को बार बार मशीनें बदलनी पड़ेंगी, इसलिए वहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। लेट्स से एक आईटी कंपनी की बात कर लो, तो उन्हें लेटेस्ट सर्वर चाहिए, चिप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन एक ट्रेडिशनल पोल्ट्री बिजनेस कह लीजिए हम, है ना, वो उनको कम पैसा चाहिए। अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर कंपनी फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहती है तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ठीक है, लेट्स से एक रेस्टोरेंट चेन जो है वो 1 से 10 करने का सपना है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी। उनको डाइवर्सिफिकेशन, अगर कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च करना चाहती है तो न्यू मशीन, न्यू सेटअप चाहिए, मतलब कि आपको और ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक डेयरी कंपनी सिर्फ मिल्क बेचती है, अब वो कहे कि हम चीज़ भी बेचेंगे, आइसक्रीम भी बेचेंगे, तो उसके लिए उसे नया प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, अगर कंपनी इजीली लोन या लीजिंग फैसिलिटी ले सकती है तो उसको इनिशियल फिक्स कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को लोन अवेलेबल नहीं है तो कंपनी को खुद ही एसेट खरीदने पड़ते हैं, मतलब कि ज़्यादा फिक्स वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कार कंपनी मशीन लीज पर ले लेती है तो कम इन्वेस्टमेंट है, और अगर लीज पर ना मिले तो उन्हें मशीन खरीदनी पड़ेगी, दैट मीन्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर। देखो, अगर कंपनी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर्स में काम करती है किसी के साथ, तो वो प्लांट और मशीनरी और टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर सकते हैं, वो फिक्स कैपिटल उनका कम लगेगा दोनों का। लेकिन अगर कंपनी इंडिपेंडेंट काम कर रही है, खुद काम कर रही है, तो उसे सब कुछ खरीदना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल उसकी ज़्यादा लगेगी। फॉर एग्जांपल, 2 कंपनी मिलकर के फैक्ट्री एक यूज़ कर रही है तो उनकी कॉस्ट जो है वो शेयर हो जाएगी। और अगर एक कोई सिंगल कंपनी है, खुद उस अकेली फैक्ट्री है, तो उसकी पूरी कॉस्ट उसकी खुद की लगेगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इसका कंक्लूजन ये है बच्चों कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि बिजनेस के टाइप पे, बिजनेस के साइज पे, उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसकी ग्रोथ प्लान्स पे और उसके फाइनेंशियल ऑप्शंस पे। याद रखने के लिए बड़ा इजी फार्मूला है, बड़ा बिजनेस प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपेंशन प्लान इज इक्वल टू मोर फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल है क्या। देखो, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस को डेली ऑपरेशन चलाने के लिए चाहिए, मतलब रोज के खर्चे, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, स्टॉक को मेंटेन हो गया, एटसेट्रा। तो सिंपल फार्मूला इसका याद रखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट वो चीज़ें हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल्स एटसेट्रा, अपने अकाउंट में पड़ा होगा। ये क्या है, ये आपको 1 साल के अंदर आपको पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं। लेट्स से अगर किसी कंपनी के पास 10 लाख रुपए करंट एसेट है और 6 लाख रुपए करंट लायबिलिटीज है, तो उसका वर्किंग कैपिटल हो गया 4 लाख रुपए। अब सवाल आता है कि हर कंपनी को वर्किंग कैपिटल अलग अलग क्यों चाहिए होता है। देखो, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि वो गुड्स जल्दी बेच देती है इधर से उधर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ग्रोसरी शॉप, उसे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, कार फैक्ट्री, उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बड़ा बिजनेस, ज़्यादा स्टॉक, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। छोटा बिजनेस, कम स्टॉक, कम वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस सुपरमार्केट वर्सेस अ लोकल किराना स्टोर। थर्ड इज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। देखो, अगर बूम पीरियड है तो उसमें डिमांड ज़्यादा होती है, उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए। दिवाली आने वाली है तो
पटाखे ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। डिप्रेशन पीरियड में डिमांड कम होती है और वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, उसे हम ऑफ सीजन भी कहते हैं। चौथा है वही बात, सीजनल फैक्टर। सीजनल प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज को सीजन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम कंपनी को गर्मियों में ज़्यादा फंड चाहिए, वूलन क्लोथ कंपनी को विंटर में ज़्यादा फंड चाहिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम बड़ा लंबा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर प्रोडक्शन सिस्टम साइकिल प्रोसेस छोटी है, फास्ट है, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है कम चाहिए। फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग का काम है, लंबा काम है, ठीक है, पैसे फंस गए, तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बेकरी है, इसमें फास्ट प्रोडक्शन है, इसमें अगले दिन सामान निकल जाएगा, तो इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो छोटी है। अगला है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचना। अगर कंपनी कस्टमर्स को ज़्यादा उधार देती है तो उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर कैश सेल ज़्यादा करती है तो उसे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी का होलसेल का बिजनेस है तो वो उधार पे माल बेचते हैं, ठीक है, जो आपके रिटेलर्स को बेचते हैं वो, तो उनका पैसा मार्केट में फंसता है थोड़े दिन के लिए, उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जो छोटी रिटेल दुकानें हैं उन्हें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर। अगर सप्लायर आपको लॉन्ग क्रेडिट दे रहे तो कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर सप्लायर आपको इमीडिएट पेमेंट मांग रहे हैं ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंट कंपनी अपने रिसोर्स अच्छे से मैनेज करती हैं तो उन्हें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। जहां अच्छे लोग हैं, मैनेजर बहुत अच्छे हैं, टीम्स बहुत अच्छी हैं, और इनएफिशिएंट कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उनकी वेस्टेज लीकेज ज़्यादा है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको बहुत ईजिली मिल जाता है तो स्टॉक आपको कम रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। अगर सप्लाई अनसर्टेन है, ज़्यादा स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कम्पिटिटिव मार्केट है तो कंपनीज को वहाँ पर कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट ज़्यादा देना पड़ सकता है और स्टॉक भी ज़्यादा अपने पास मेंटेन करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। और अगर आपकी कंपनी की मोनोपोली है, एक छत्र राज है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, महंगाई। प्राइसेस बढ़ने पर रॉ मटेरियल और एक्सपेंसेस हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं रॉ मटेरियल, तो प्राइसेस बढ़ने पर रॉ मटेरियल और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। तो कंक्लूजन ये है बच्चों, वर्किंग कैपिटल बिजनेस का एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन है। अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं हुआ ना तो बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा। याद रखने का शॉर्टकट है, बड़ा बिजनेस प्लस ज़्यादा क्रेडिट प्लस इन्फ्लेशन प्लस एक्सपेंशन इज इक्वल टू मोर वर्किंग कैपिटल।